ख़वातीनो हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ किसाना का सलाम पहुँचे। अगर आपने स्वीडन की नेशनलिटी के लिए एप्लीकेशन दी हुई है और आप फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, या वो लोग जो मुस्तकबिल में स्वीडन की शहरियत के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं, स्वीडन के शहरी बनना चाहते हैं, उन सब के लिए ये व्लॉग जो है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें ये बताया जाएगा कि स्वीडन की नेशनलिटी के लिए जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसमें कुछ अजाफी मालूमात आपको देना होगी। और जिन लोगों ने पिछले साल अप्रैल 2024 से स्वीडन की नेशनलिटी के लिए एप्लीकेशन दे रखी हैं, उनमें से कुछ लोगों को ये सवालनामे घरों में भिजवाए जा रहे हैं, जो 11 सफ़ात पे मुश्तमिल है। और इस वक्त माइग्रेशन बोर्ड ने बताया है कि तकरीबन 86,000 एप्लीकेशंस उनके पास पड़ी हैं नेशनलिटी के लिए, जिनका भी फैसला होना है। यानी 86,000 लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं स्वीडन की शहरियत के लिए। उनका फैसला माइग्रेशन बोर्ड ने करना है, और उसमें से माइग्रेशन बोर्ड ने 6,500 6,500 जो दरख्वास्त दहंदगान हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनको घरों में लेटर्स भेजे हैं। वो 11 उसमें जो है वो सफ़ात हैं, और उसमें उनसे वो तमाम मालूमात मांगी गई हैं उनकी नेशनलिटी के हवाले से। और ये जो वजह है, ये सिक्योरिटी के हवाले से। पिछले दिनों भी आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे कि हुकूमत स्वीडन की सलामती के हवाले से और जिन लोगों को नेशनलिटी देनी है उन लोगों की बैकग्राउंड, उनका पस मंज़र सब जानना चाहती है, ताकि सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से ये कदम जो है वो उठाया जा रहा है। तो माइग्रेशन बोर्ड ने 11 सफ़ात पे मुश्तमिल जो फॉर्म्स हैं वो लोगों को भिजवाए हैं, और उन्हें कहा है कि इनके जवाब जो है वो 3 हफ्तों के अंदर अंदर माइग्रेशन बोर्ड को भिजवा दें। अगर आपने 3 हफ्ते के अंदर अंदर उन सवालात के जवाब माइग्रेशन एजेंसी को ना भिजवाए, तो फिर वो अपने तौर पे फैसला कर सकते हैं। फिर वो समझेंगे कि आपने इन सवालों के जवाब नहीं दिए। वो सवालात ज़्यादातर आपके पस मंज़र के बारे में, आपके बारे में है। सबसे पहले तो उन्होंने आपसे ये पूछा है कि क्या स्वीडन में आपका कोई और ख़ानदानी रुकन, आपके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला लोग यहाँ पे रह रहे हैं? अगर वो रह रहे हैं तो उनके अपने नाम, उनकी तारीख़ पैदाइश, उनकी नेशनलिटी, इसके हवाले से आपने उनको बताना है। ये यानी जो अडल्ट हैं, जो बालिग़ लोग हैं। और अगर आपका कोई स्वीडन में बालिग़ रिश्तेदार नहीं है, तो आपको ये जो है वो खाना खाली छोड़ दें, और आप लिख दें जी कि मेरा स्वीडन में कोई रिश्तेदार नहीं है। लेकिन अगर आपके कोई ब्लड रिलेशंस हैं और वो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, तो आपने उनकी तफसील देनी है। दूसरा सवाल जो है वो आपकी शनाख्त के हवाले से है, आइडेंटिटी के हवाले से है, और उसमें ये भी पूछा गया है कि आपने स्वीडिश हुकाम को इससे पहले कोई और दरख्वास्त दी थी, उसमें आपकी तारीख पैदाइश, शहरियत और आपका शनाख्ती कार्ड जो है या पासपोर्ट है वो कब जारी हुआ। ये पासपोर्ट के हवाले से पहले भी कुछ लोगों को सवाल है कि आपका पासपोर्ट कहाँ से जारी हुआ, कब जारी हुआ, आपने ये कैसे वसूल किया, उसकी तफसील, और किस इदारे ने जो है वो जारी किया, और आपने इस पासपोर्ट पे स्वीडन से बाहर अगर सफ़र किया है तो किस मुल्क का सफ़र किया है, उसकी तफसीलात और तरीक़ाकार वो तमाम तर आपने ये जो बताना है। तीसरा जो है वो कैरेक्टर के हवाले से है। आपका साहबका रिकॉर्ड जो है उसके हवाले से पूछा जाएगा। आपकी जो है वो लाइफ, उसके हवाले से जो है वो सवाल जवाब है, जिसका जवाब आपने हाँ या ना में करना है। मसलन, क्या किसी मुल्क में आपको किसी जुर्म में सज़ा हुई थी? अगर हुई है तो आप बता दें, अगर नहीं है तो आप लिखते नहीं है। या आपने किसी मुल्क में कोई जुर्म किया था, या अगर किसी मुल्क में आप पे कोई मुकदमा चल रहा था, आप किसी केस में इन्वॉल्व हैं, क्या किसी मुल्क से आपको डिपोर्ट किया गया है, या आप किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता है। और इस हवाले से जो मज़ीद तफसीलात हैं वो आपसे मांगी गई हैं। उनका जवाब जो आपने येस या नो करना है। अगर आप समझते हो हाँ है तो हाँ लिख दें, अदरवाइज आप ना लिख दें। चौथा इसमें यह है कि स्वीडन से बाहर आपके सफ़र की तफसीलात हैं। ज़ाहिर है आप स्वीडन में रह रहे थे, आपके पास यहाँ पे रेजिडेंस परमिट था, इस दौरान ज़ाहिर है स्वीडन से आप कहीं बाहर गए होंगे, तो वो आपने बताना है, चाहे वो एक दिन का सफ़र ही क्यों ना हो, वो भी आपने बताना है। मसलन जो लोग मालमो में काम करते हैं, वो कोपेनहेगन आते जाते रहते हैं, तो वो पूरे महीने के हिसाब से बता सकते हैं कि एक महीने में कितनी मरतबा आप गए हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ स्टॉकहोम से लोग जो है
वो क्रूज पे जो बहरी जहाज़ों पे फिनलैंड जाते हैं तो उनको भी बताना है। अगर एक दिन का सफ़र भी अगर आपने स्वीडन से बाहर किया है, स्वीडन की टेरिटरी से बाहर गए हैं, तो उसमें आपने अगर आपको वो तारीखें याद हैं, आप किस मकसद के लिए गए, आप सैर के लिए गए थे, आप काम के लिए गए थे, आप अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए गए थे, वो तमाम तर तफसीलात जो है वो आपने देनी है। इस हवाले से अगर आपको मज़ीद कुछ पूछना है तो आप माइग्रेशन बोर्ड ने कहा है कि आप हमारे साथ राब्ता कायम करके हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन स्वीडन से बाहर जाने की तमाम तर तफसीलात पिछले 5 साल की 5 ईयर्स का रिकॉर्ड आपने बताना है कि आपने उसमें कहाँ-कहाँ गए, आपने क्या-क्या किया। पाँचवाँ इसमें जनाब आ जाएगा कि स्वीडन में आने से पहले आपकी सरगर्मियाँ क्या थी? आप किसी स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, उसका नाम क्या है? आपकी तालीम कितनी है? आपने क्या बिज़नेस किया था? मुलाज़मत की थी? कहाँ मुलाज़मत की थी? और इसमें ख़ुसूसी सवाल है कि क्या आपने पुलिस में, फ़ौज में या किसी सिक्योरिटी इदारे में काम तो नहीं किया? वो आपने बताना है। आपने फ़ौजी तरबियत ली है, आप सरकारी मुलाज़िम थे, अब किस किस्म की मुलाज़मत आप करते रहे हैं? और क्या आपने फ़ौज में खिदमत सर अंजाम दी हैं? और क्या आप किसी मुल्क की जो खुफिया एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसमें काम तो नहीं करते रहे या उसके लिए काम करते रहे हैं, यानी किस तरह से आपका ताल्लुक रहा है? ये तमाम तर मालूमात आपको दुरुस्त तौर पे देनी चाहिए। अगर आप नहीं देंगे, किसी तरीके से उनको पता चल जाएगा, तो फिर आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल रिजेक्ट हो जाएगी। तो तफ़सीलात देना कोई हर्ज नहीं है। ज़ाहिर है अपने मुल्कों में आदमी सिक्योरिटी एजेंसीज़ में भी काम कर सकता है, सरकारी मुलाज़मत भी कर सकता है, बिज़नेस भी कर सकता है। तो ये जनाब आपने देना है। उसके बाद जनाब छठा जो है, वो स्वीडन आने से पहले अगर आपने कोई लंबा सफ़र किया जिसमें आप 2 महीने से ज़्यादा रहे हों, तो वो आपने बताना है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी मुल्क में जॉब के लिए गए थे या किसी और मकसद के लिए गए थे, पढ़ने के लिए गए थे, तो वो 2 महीने से ज़्यादा अगर आपका स्टे किसी मुल्क में है स्वीडन आने से कबल, तो उसकी तफसील भी जो है वो आपने बतानी है। इसके अलावा जो तमाम तर तफसीलात इन 11 सफ़ात में होंगी, उनका सही-सही आप जवाब दें। अगर किसी जगह से आपको डाउट है, मुश्किल है, तो आप माइग्रेशन एजेंसी से राब्ता कायम कर सकते हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मैं दे रहा हूँ। अक्सर लोग जो है वो फ़ोन करके या मैसेज करके मुझसे पूछना चाहते हैं। उनसे गुज़ारिश है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं यहाँ दे देता हूँ। मैं यहाँ को एज़ ए कंसल्टेंट या लॉयर के तौर पे काम तो कर नहीं रहा। आपका अगर कोई सवाल हो तो बेहतर है कि आप ये जो व्लॉग है इसका जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे लिखें। उसकी वजह ये है कि बहुत से मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बड़े जो है वो लर्नर्ड है, वो जानते हैं, वो बहुत सी सिचुएशन से गुज़रे हैं। तो वो मुझसे कबल वो जवाब दे देते हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो एक तरह से मेरा काम आसान करते हैं। और रोज़ अगर आपको कोई सवाल हो तो यहीं आप लिख दिया करें, और मैं अपने नाज़रीन से गुज़ारिश करूँगा कि अगर आपको इनके जवाब दुरुस्त तौर से मालूम हो तो प्लीज़ आप उन लोगों को जवाब दे दिया करें। अब ये तमाम तर जनाब आपने जो सवाल है ये फॉर्म फिल करने हैं, उसके बाद आपने अपने दस्तखत लाज़मी करने हैं, आपने उसमें तारीख ज़रूर लिखनी है, आपने जगह ज़रूर लिखनी है। अगर कुछ सवालों के जवाब देने के लिए आपको इज़ाफ़ी सफ़ात चाहिए तो अपने पास से इज़ाफ़ी सफ़ात लिख के आप वो साथ लगा सकते हैं। अगर माइग्रेशन एजेंसी ने आपसे पासपोर्ट या आपका आईडी कार्ड माँगा है तो वो भी आप उनको ज़रूर भिजवा दें, क्योंकि उसमें उन्होंने कार्रवाई करनी होगी। और इसके बाद ये तमाम मुकम्मल करके डॉक्यूमेंट्स एक लिफाफे में बंद करके आप इसको रजिस्टर्ड पोस्ट भेजें, वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह है कि आपके पास से रिकॉर्ड होगा कि आपने ये रजिस्टर्ड लेटर भेजा है, वो रसीद अपने पास रख लें, ताकि कोई भी अगर मामला हो, बल्कि जो भी आपने ये भेजना है ना, इनकी फ़ोटोकॉपी करके अपने पास रख लें, ताकि आपको पता हो आपने क्या लिखा है। क्योंकि जो सिटीज़नशिप की एप्लीकेशंस हैं, इस पे बहुत टाइम लगता है। हो सकता है आपकी बारी देर बाद आए और आपको भूल जाए कि आपने उसका क्या जवाब दिया था। तो जो भी आप कॉरेस्पोंडेंस माइग्रेशन एजेंसी के साथ करें, उसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास ज़रूर रखें, और लेटर्स उनको जो भेजने हैं, वो रजिस्टर्ड लेटर रिकमेंडेरा दे ब्रेव पोस्ट नोट से आप भेज दें, तो उनको दूसरे दिन मिल जाएगा, आपके पास भी सबूत होगा। इस फिलहाल के हवाले से अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। अगर आप लोगों को इस तरह के सवालनामे घरों में आए हैं और कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप लोगों के इस हवाले से मज़ीद कुछ पूछना हो तो वो भी लिखिएगा, और मैं अपने जानने वालों से एक मरतबा फिर गुजारिश करूँगा कि आपके पास अगर उनके जवाब हों तो उन्हें ज़रूर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुलाकात होती है आपसे अगले ब्लॉग।